हेलो दोस्तों, आज अपन क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 वाई डू वी फॉल इल का पार्ट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर अभी तक के मैं वीडियोस का थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था हेल्थ और डिजीज़ फ्री वर्ड दोनों सेम नहीं होते हैं और कितने टाइप के डिजीज़ होते हैं, एक्यूट, क्रॉनिक, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, ये सब अपन ने पढ़ा था। सेकेंड पार्ट के अंदर अपन ने ये पढ़ा था इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है ना, और कुछ इन्फेक्शन डिजीज़ को कौन करता है, जैसे स्लीपिंग सिकनेस और अपना काला आजार, उनका कौन वो नाम स्पेसिफिक अपने ट्राइपेनोसोमा लेशमनिया, ये सब अपन ने पढ़ा था। एंड थर्ड वीडियो के अंदर जो पिछला वीडियो था उसके अंदर अपन ने मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, यानी कि डिजीज़ इन्फेक्शन डिजीज़ की बात चल रही है यहाँ पर पूरा, तो वो डिजीज़ कैसे फैलते हैं, ठीक है ना, वो कैसे फैलते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, वो अपन ने पढ़ा था। तो आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। यानी कि मैनिफेस्टेशन को आप बड़ा कोई वो मत समझो, टफ वर्ड। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिम्टम्स है, ठीक है ना, कि भाई कुछ सिम्टम्स होते हैं जो ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं जो टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब सिर्फ उस टिश्यू के अंदर ही आपको उस डिजीज़ के सिम्टम्स दिखेंगे एंड उस ऑर्गन के अंदर ही आपको उस डिजीज़ का सिम्टम को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। टिश्यू स्पेसिफिक कौन से डिजीज़ हो गए, ऑर्गन स्पेसिफिक कौन से डिजीजेज हो गए, ठीक है। ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज़ का एक एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। एक हो गया इसका जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस जो होता है ऑर्गन स्पेसिफिक होता है। मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ लिवर के अंदर जाके इन्फेक्शन करता है। जॉन्डिस का जो माइक्रोब होता है वो पूरे बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन है, किडनी है, लंग्स है, वगैरह वगैरह, लेकिन ये हमेशा जाके लिवर को पकड़ता है, ठीक है। तो ये क्या ऑर्गन स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एक ऑर्गन को अकेले ले रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक है ये। और क्या हो गया इसका, टीबी हो गया। टीबी जो होता है हमेशा लंग्स के अंदर जाके इन्फेक्शन करता है, तो वैसा, ठीक है। टिश्यू स्पेसिफिक मतलब टिश्यू मिलके, टिश्यू ग्रुप बन के ऑर्गन बनता है, ठीक है ना। सबसे पहले सेल्स मिलते हैं, ठीक है, सेम फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, अपन ने पढ़ा। अब वो टिश्यू मिलके, ठीक है ना, सेम टिश्यूज जो है वो मिलके एक ऑर्गन बन जाता है। ऑर्गन थोड़ा और बड़ा होता है टिश्यू से, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो टिश्यू का एग्जाम्पल क्या हो गया, HIV वायरस हो गया। HIV वायरस जो होता है वो सिर्फ इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं, मतलब अपन को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले जो सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और उनसे रिलेटेड वाले, ठीक है, इम्यूनिटी के सेल्स के ऊपर जाके ही हमेशा अटैक करते हैं। यानी कि इम्यूनिटी वाले के जो टिश्यूज़ होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं उसी को अटैक करते हैं, किसी ऑर्गन को अटैक नहीं करता है HIV वायरस। तो ये कैसा डिजीज़ हो गया, टिश्यू स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट अपन चलते हैं सबसे पहले कि माइक्रोब्स अपने बॉडी के अंदर जाते का है। तो इसको समझने का दो तरीका। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट ये रहा नीचे ये वाला। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, द सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। यानी कि आप खुद सोचो कि भाई अपना बॉडी कितना बड़ा है, अपने बॉडी में कितने सारे ऑर्गन है, कितने सारे टिश्यू है। अब एक माइक्रोब जो अपने आंखों से दिखता नहीं है, इतना छोटा माइक्रोब पूरे बॉडी में सिर्फ कहाँ जाके बैठेगा, उसको कैसे पता कि मेरा घर यहीं पे बसाना है मेरे को, ठीक है, ये मेरा सबसे लिए सूटेबल है, कैसे पता पड़ता है उसको। तो कैसे पता पड़ता है कि जो सिलेक्शन का क्या मतलब है कि अपने पूरे बॉडी के अंदर वो सेलेक्ट करता है। जैसे अपना कॉमन कोल्ड आया, कॉमन कोल्ड का कौन उसको माइक्रोब कौन है, वायरस है, ठीक है। वो वायरस जैसे अपने बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सेलेक्ट करता है, कौन सा जगह सेलेक्ट करता है, अपने ब्रीदिंग करने का जो पैसेज है, अपनी हवा जाने वाली जो नली है, वहाँ पे वो डेरा डालता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है पूरे बॉडी के अंदर। उसको और कहीं जगह ही नहीं दिखी, ब्लड वेसल नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा, इसको सीधा यही दिखा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन कर रहा है कि पूरे बॉडी के अंदर मैं कहाँ बैठूंगा, कहाँ बैठ के मेरा घर बसाऊंगा, ठीक है। तो दिस सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब जिस जगह से अपने बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, एंट्री, ठीक है, जिस जगह से वो एंटर कर रहे हैं उससे सिलेक्शन का लेना देना है। कैसे लेना देना है, यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पॉइंट आपका सिंपल है, इतना सा पॉइंट है कि जो अपने बॉडी के अंदर सिलेक्शन होता है कि इस जगह के अंदर वो माइक्रोब इन्फेक्शन पहुंचाता है, दैट इज रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कहाँ से अपने बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, वहाँ से रिलेटेड है, वहाँ से उसका लेना देना है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, आपको एग्जाम्पल याद रखेंगे तो सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे सबसे पहला अपने एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस कॉजिंग बैक्टीरिया। ट्यूबरक्लोसिस कॉजिंग बैक्टीरिया जो होता है वो एयर के जरिए आता है, एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न डिजीजेज अपन ने पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर ये पढ़ा था ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये तीनों अपन ने पढ़े थे। तो ये एयरबॉर्न डिजीज है, एयर के जरिए आता है, ठीक है, एयर के जरिए अपने अंदर एंटर करता है। तो कहाँ से आएगा, आप खुद सोचो, नोज यहीं से आ सकता है ना, वहीं से तो अपन एयर अंदर लेते हैं, तो वहाँ से ये अंदर आया, दे लाइकली गो टू लंग्स। वो यहाँ से आया इसलिए वो कहाँ जा रहा है, लंग्स, बिकॉज यहाँ से सीधा लंग्स का रास्ता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कहीं और घूम के रास्ता, ऐसा नहीं है, सीधा लंग्स में जाने का रास्ता। अपनी नाक से जो अपने हवा जाती है वो सीधा पैसेज है, नली है, फिर सीधा लंग्स के अंदर जाता है। तो फिर ट्यूबरकुलोसिस कॉजिंग बैक्टीरिया एयरबॉर्न डिजीज है,
जो एयर के जरिए एंटर करता है तो वो कहाँ जाता है, वो लंग्स के अंदर जाता है। आप समझे, इसके आसपास जहाँ से वो एंटर कर रहा है उसके आसपास ही इसका सिलेक्शन है, ठीक है, वो बात यहाँ पे बताने वाले हैं। इफ़ दे एंटर थ्रू माउथ, अब कहाँ, मुंह से एंटर करा, ठीक है, मुंह से एंटर करा तो आप आइडिया लगाओ कि ये कौन सा डिजीज़ है, कैसे डिजीज़ होने वाले, कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर से, बिकॉज वही अपन मुंह से खाते हैं ना, बाकी हवा को पकड़ के थोड़ी खाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, माउथ से जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है टाइफाइड जो है वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होने वाला डिजीज़ है, ठीक है। दे कैन स्टे इन गट लाइनिंग, यानी अब मुंह से एंटर किया, मुंह से क्या क्या कनेक्शन है, सीधा अपना मुंह के अंदर जैसे खाना जाता है, फिर अपना वो कहाँ अपन जाता है, फूड पाइप के अंदर जाता है, जहाँ खाने की नली हवा की नली अलग अलग है, ठीक है, वो खाने की नली में गई, अब वहाँ से सीधा कनेक्शन स्टमक के साथ है, फिर सीधा कनेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर सीधा लार्ज इंटेस्टाइन से। तो जहाँ पर भी ये सीधा कनेक्शन है उस गट लाइनिंग, ये इसको पूरे को गट बोलते हैं, ठीक है, पूरे को गट बोलते हैं। कहाँ से लेके, खाने की नली, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये पूरा जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, गट बोलते हैं। तो इस पूरे गट की लाइनिंग के अंदर कहीं पे भी अपना घर बना लेता है। तो ये टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया है। टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया माउथ से एंटर करता है, इसीलिए वो कहाँ जाकर इन्फेक्शन करता है, गट लाइनिंग के अंदर। गट आप समझ गए ना, ठीक है, गट लाइनिंग के अंदर जाकर इन्फेक्शन करता है। और कैन गो टू लिवर वेया माउथ, ठीक है, यानी माउथ के जरिए लिवर के अंदर भी कुछ चले जाते हैं। बिकॉज आपको एक बात बताऊंगी मैं कि ना क्या बोलते हैं, अपना जो गट होता है, यानी अपने जो मैंने पूरा आपको भी बताया था, ऊपर से लेके ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से लेके स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है ना, उस गट का लिवर के साथ में एक ब्लड वेसल कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना। वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने से पहले एक बार लिवर के अंदर जाके आता है, जो फूड अपन ने लिया है वो एक बार सीधा कनेक्शन होता है इसका लिवर के साथ में, ठीक है। तो ये माउथ से एंटर कर रहा है, लेकिन अपना जो स्टमक है वो एक ब्लड वेसल के जरिए, यानी एक खून की नली, ठीक है ना, ब्लड वेसल के जरिए सीधा किससे कनेक्टेड है, लिवर से कनेक्टेड होने के कारण वो किधर चला जाता है, लिवर के अंदर चला जाता है, समझे। तो और कैन गो टू लिवर वेया माउथ, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जॉन्डिस। एंड एक और बात यहाँ पे याद रखनी, जॉन्डिस का माइक्रोब कौन है, वायरस है। जॉन्डिस का माइक्रोब कौन है, वायरस है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल आपको बताया। पॉइंट इतना सा है कि भाई माइक्रोब जिस जगह से एंटर करता है उसकी पॉइंट ऑफ एंट्री कहाँ है, वो मुंह से आ रहा है या फिर अपने नाक से आ रहा है, मतलब एयर से के जरिए आ रहा है, जहाँ से आ रहा है उसके आसपास उसका सिलेक्शन होता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस एयर से आके लंग्स में चला जाता है, माउथ से आके गट लाइनिंग में चला जाता है, ये माउथ से आके लिवर में चला जाता है, जॉन्डिस। एग्जाम्पल आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में होता है, कभी कभार ऐसा केस होता ही नहीं है, वो आया तो वहीं से, तो उसके आसपास आपको नहीं मिलेगा, कहीं और आपको उसका घर मिलेगा, ठीक है। तो जैसे HIV वायरस, HIV वायरस कैसे स्प्रेड होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए। तो सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं है, HIV वायरस वहाँ पे कभी भी अपना घर नहीं बनाता है, या फिर उसके आसपास रीजन ऐसे भी नहीं बनाता है। वो कहाँ पे चला जाता है, विल स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स, ठीक है ना। लिम्फ नोड्स क्या होता है मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। 10th के अंदर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसको अगर आप सिंपली समझना चाहते हो तो एक टाइप का ब्लड वेसल होता है, ठीक है। अगर और अच्छे से समझाना है तो मैं आपको बता ही देती हूँ, चलो ठीक है। अपने जो सेल्स होते हैं, सेल्स के बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस है यार, यानी कि ये जो है, ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस। 2 सेल्स के बीच में जो जगह होती है उसको, इस इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। तो ऐसे लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है, लिम्फ नोड्स के अंदर जाके HIV वायरस अपना पूरा, लिम्फ नोड्स की जो सेल्स होते हैं उनको पूरा अपना, क्योंकि वायरस का खुद का सेल नहीं होता, वो हमेशा अपना DNA, मैंने आपको पहले वाले में समझाया, उस वाले के अंदर जब मैंने एंटीबायोटिक्स आपको पढ़ाया था, ठीक है, तब मैंने आपको बताया था। अगर वो नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ के आना, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि वायरस हमेशा क्या करता है, अपना DNA को, ठीक है, अपना DNA को दूसरे सेल के अंदर, अपना DNA को दूसरे सेल के अंदर डाल देता है। एंड वो सेल जब डिवाइड करता है, ठीक है, वो सेल जब डिवाइड करता है तब इसका DNA भी डिवाइड होके उस सेल्स के अंदर चला जाता है। वो इसी तरह से काम करता है। तो ये क्या करता है, लिम्फ नोड्स की जो सेल्स होते हैं उनको अटैक कर देता है, उनके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। सो ये ऐसा है, ये आप समझे, ये सेक्सुअल ऑर्गन्स के जरिए एंटर कर रहा है, लेकिन वहाँ पर कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, ये सीधा लिम्फ नोड्स के अंदर चला जाता है। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन, यानी मलेरिया एक प्रोटोजोआन के, मलेरिया का माइक्रोब कौन है, एक प्रोटोजोआन है। प्रोटोजोआन अपन ने 4 ग्रुप पढ़े, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआन। तो प्रोटोजोआन कौन से थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स, है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स, वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। प्रोटोजोआन किसके अंदर आते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है, उसके अंदर सेकंड नंबर मोनेरा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की जो
वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद होने चाहिए, क्या थे वो, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स थे, ठीक है। तो वैसे प्रोटोजोआन्स जो होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर आने वाला है, प्रोटिस्टा के अंदर एक ग्रुप है प्रोटोजोआन, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। मलेरिया का जो माइक्रोब दादा है उस दादे का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। आप याद रखना चाहते हो तो याद रखो, ठीक है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है ये एक प्रोटोजोआन है, ठीक है। अब ये प्रोटोजोआन कहाँ से एंटर करता है, मॉस्किटो बाइट के जरिए। अपन को पता है मलेरिया कैसे स्प्रेड होता है, बाय एनिमल्स या फिर अदर क्रीचर्स वाले के अंदर, वेक्टर्स के अंदर अपन ने पढ़ा था ये मॉस्किटो बाइट। अब मॉस्किटो बाइट कहीं पे भी काटे, वो आपके पैर में काटे, हाथ में काटे, कहीं पे भी काटे, इसका जो प्लाज्मोडियम होता है, ये जो माइक्रोब होता है ना, ये ब्लड के जरिए सीधा जाता किधर है, लिवर। पता नहीं है कैसे ढूंढ लेता है, लेकिन जाएगा सीधा लिवर के अंदर ही, सीधा जाता है लिवर के अंदर ब्लड वेसल्स के जरिए। ब्लड वेसल्स क्योंकि सारे ऑर्गन्स के अंदर जाते हैं, तो ये ब्लड, क्योंकि मॉस्किटो अपन को काटता कहाँ है, ब्लड वेसल के अंदर काटता है, तो वहीं पर वो सीधा क्या छोड़ देता है, इस माइक्रोब को छोड़ देता है। एंड जहाँ पे ब्लड जा रहा है उसके साथ में वो माइक्रोब भी घूमता घूमता कहाँ पहुंच जाएगा, सीधा सबसे पहले लिवर जाएगा, एंड देन आरबीसी सेल्स के अंदर। लिवर के सेल्स के अंदर बैठ के अटैक करके पूरे लिवर को ऑलमोस्ट डैमेज पहुंचाने के बाद में क्या करता है, ये लिवर के सेल्स एक एक करके बर्स्ट हो जाता है, एंड वहां से वो सीधा ब्लड वेसल के अंदर एंटर कर जाता है। वहां पर आरबीसी के सेल्स के ऊपर टारगेट बना देता है, ठीक है। आरबीसी के सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर अपना घर बसा देता है, जिससे आरबीसी सेल्स भी टूट जाते हैं। कोई भी माइक्रोब जब एंटर करता है ना किसी भी सेल के अंदर, तो वो फिर सेल ऐसा नहीं रहता, वो सेल बर्स्ट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा अपना रिप्रोडक्शन करके एकदम कॉलोनी बना लेता है, अपने बच्चों की कॉलोनी, जिसके कारण वो आरबीसी फट जाता है, ठीक है। तो वैसे ये आरबीसी फट जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इस पॉइंट जैसा नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस उसके आसपास नहीं है ना। सिलेक्शन पॉइंट ऑफ एंटर ऑफ माइक्रोब्स के अंदर नहीं, जैसे यहाँ पे वो हाथ के अंदर एंटर करा होगा, हाथ के ब्लड वेसल के अंदर कहीं पे भी एंटर किया होगा, लेकिन जाएगा कहाँ, सीधा लिवर जाएगा, प्लाज्मोडियम सीधा लिवर जाएगा, उसके बाद में आरबीसी के अंदर जाता है, ठीक है। एक दो बार जब आप वीडियो को देखोगे या फिर एक दो बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, पहली बार में नहीं आता है ना। ब्रेन फीवर कॉजिंग वायरस एंटर थ्रू मॉस्किटो बाइट। ब्रेन फीवर जो होती है बीमारी है, ठीक है, दिमाग का फीवर, ठीक है। ये जो होता है ये भी किसके कारण है, ये किसके कारण है, ये वायरस के कारण है। अब ये वायरस कैसे एंटर करता है, मॉस्किटो बाइट के जरिए एंटर करता है, यानी कि मॉस्किटो अपन को जहाँ पे भी काटता है तो ये किधर चलता है, सीधा ब्रेन जाता है। मॉस्किटो आपको मतलब ये वाला जो मॉस्किटो है जिसके अंदर ये वायरस प्रेजेंट है, ब्रेन फीवर करने वाला जो वायरस प्रेजेंट है, ये मॉस्किटो जब आपको हाथ में काटे, ठीक है, या फिर पैर में काटे, कहीं पे भी काटे, वो वायरस कहाँ चला जाता है, सीधा ब्रेन में चला जाता है, टू इन्फेक्ट, ब्रेन को जाके इन्फेक्ट करता है, जिससे अपन को क्या बीमारी होती है, ब्रेन फीवर होती है। समझ गए? आई होप आपको समझ आया सब, ठीक है। नेक्स्ट है द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज विल डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब्स टारगेट। तो बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, यानी कि जिस ऑर्गन, ठीक है, जिस ऑर्गन इन्फेक्ट हुआ है, ठीक है, कौन सा ऑर्गन इन्फेक्ट हुआ उसी से रिलेटेड सिम्टम्स होगा। जैसे अपना लंग्स अगर इन्फेक्ट हो गया तो अपन को क्या प्रॉब्लम आएगी, अपन को कफ होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा, बिकॉज लंग्स अगर नॉर्मली काम होता है तो अपन को कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर लंग्स ऐसे काम नहीं कर रहा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगी। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, कफ है, तो ऑब्वियसली बात है इस इंसान को कहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, लंग्स के अंदर। यूँ तो नहीं बोलोगे इसको पेट के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, पेट का और अपने सांस लेने में क्या प्रॉब्लम है, कोई लेना देना है ही नहीं, समझे ना। तो वैसे इफ लंग्स टारगेटेड सिम्टम्स विल बी, अगर लंग्स टारगेट हुआ है, कॉमा ही नहीं लगाया, इफ लंग्स टारगेट किया जाता है तो सिम्टम्स क्या होगा, कफ होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम उससे रिलेटेड होगा। अगर लिवर टारगेट किया है तो जॉन्डिस विल बी देयर। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ठीक है। लिवर क्या करता है, एक येलो कलर का जूस बनाता है, उसका फंक्शन ये है, लिवर का फंक्शन क्या होता है, येलो कलर का जूस बनाता है, उसको बाइल जूस बोलते हैं। आप इतना याद रखो, येलो कलर का जूस बनाता है। अब जब जॉन्डिस कौन कॉज कर रहा है, एक वायरस कॉज कर रहा है, पहले अपन ने पढ़ा, जब जॉन्डिस कॉज करने वाला वायरस लिवर के ऊपर टारगेट कर देता है, ठीक है, मतलब लिवर को इन्फेक्शन पहुंचा देता है, तब लिवर बहुत ज़्यादा वो येलो जूस बना लेता है, इतना ज़्यादा बना लेता है कि अपनी आंखें भी, पीलिया हुआ वाला इंसान को आप देखोगे ना, उसकी आंख का ये जो वाइट पोर्शन अपन को दिखता है ना, वो भी येलो हो जाता है, स्किन वगैरह पूरा येलो दिखने लग जाता है, वो इंसान ही पूरा पीला पीला लगता है, इसलिए तो पीलिया बोलते हैं। तो फिर ऐसा है, ठीक है ना, लिवर एक येलो जूस बनाता है, जॉन्डिस जब आ जाता है तो बहुत ज़्यादा येलो जूस बनाता है, जिससे पूरी बॉडी येलो हो जाती है। तो अपन आइडिया लगा सकते हैं कि एक इंसान को आंख जो है उसको येलो हो रहा है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसका लिवर इन्फेक्शन हो चुका है, ऐसा बता सकते हैं ना। तो वही यहाँ पे लिखा है कि साइन और सिम्टम्स जो डिजीज की है
वो टिश्यू या ऑर्गन जहाँ पे माइक्रोब्स अपना अटैक करके बैठा है उसी से रिलेटेड होगा। जैसे किडनी पे अगर किसी माइक्रोब या किसी ने अटैक कर दिया तो क्या रहेगा, उसको यूरिन आने में उससे रिलेटेड उसको प्रॉब्लम होगी, है ना। वैसा अगर ब्रेन टारगेट किया गया है, अगर ब्रेन, जैसे वहाँ पे ब्रेन फीवर के अंदर अपन ने पढ़ा था, ब्रेन अगर टारगेट किया गया तो क्या होगा, हेडेक, सर दर्द होगा, अनकॉन्शियसनेस होगा, ठीक है, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है, इन एडिशन टू स्पेसिफिक इफेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस देर आर कॉमन इफेक्ट्स टू। यानी कि एक डिजीज हुआ तो उसका स्पेसिफिक इफेक्ट होगा। जैसे आपको सर्दी जुकाम हो गया, ठीक है, सर्दी जुकाम हो गया तो आपको कफ होता है, ठीक है, नाक बहती वगैरह वगैरह, तो ये तो उसका स्पेसिफिक इफेक्ट है। कॉमन कोल्ड हुआ है तो ये तो होना ही है, ठीक है, इसका सिम्टम है तो सिम्टम तो होएगा ही, वो तो दिखेगा ही आपको। उसके साथ में कुछ कॉमन इफेक्ट्स होते हैं। ये कॉमन इफेक्ट्स कौन करता है और ये कैसे आता है, ये सारे डिजीज़ के अंदर आपको कॉमन इफेक्ट। जैसे अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उसको सबसे पहले, जैसे सारे बीमार इंसान वाले जो होते हैं, कोई सा भी डिजीज़ उनको हो, फीवर होता है उनको, ठीक है, और ये सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। स्वेलिंग रहती है, जहाँ पे उनको चोट लगा होता है वहाँ पे ना स्वेलिंग रहती है, जैसे फ्रैक्चर हो गया या कुछ हो गया तो सूज जाता है, तो ये कॉमन है, ठीक है ना। ये कॉमन इफेक्ट्स कौन करता है और ये कैसे होता है, ये अपन यहाँ पे समझेंगे। कॉमन इफेक्ट्स मैं आपको पहले समझा दूँ फिर पॉइंट्स पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कॉमन इफेक्ट्स कौन करता है, अपना इम्यून सिस्टम करता है, ठीक है। बाहर से कोई भी इंसान जब अपने अंदर आता है, इंसान नहीं मतलब माइक्रोब को मैं इंसान बोल रही हूँ, बाहर से कोई भी माइक्रोब जब अपने अंदर आता है तो अपने पास में एक आर्मी है। अब आप अपनी बॉडी को सुरक्षा करने की आर्मी, जैसे अपने देश को सुरक्षा करने के लिए इंडियन आर्मी है, ठीक है, वैसे ही अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे, बाहर से आने वाले जो बाउंड्री कूद के नहीं आते, अपने बाउंड्री में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं आतंकवादी जो होते हैं, वो बाउंड्री कूद के आ जाते हैं, तो उनसे अपने बॉडी को बचाने के लिए, बॉडी को कैसे बचाता है, ये बाउंड्री रख के एकदम ऐसा नहीं रख लेता, ये क्या करता है, अंदर से स्ट्रांग है, कोई अंदर आ भी जाए ना तो उसको मार गिरा देगा, वैसा है ये। तो अपनी आर्मी है, इम्यूनिटी अपनी क्या है, अपनी आर्मी है जो अपन को प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो आर्मी है, जैसे बाहर से कोई माइक्रोब आता है वो कहीं पे जाके भी अटैक करता है। जैसे अपने कॉमन कोल्ड ले लेते हैं, वो उस ब्रीदिंग वाले नली के अंदर बैठ के अपना घर बसा के उससे रिलेटेड सिम्टम्स दे रहा है अपन को, वो जब दे रहा होता है उसके साथ साथ में अपना जो इम्यून के जो आर्मी लोग हैं, इम्यून सिस्टम के जो आर्मी लोग हैं, वो उससे लड़ते हैं। अब वो जब लड़ते हैं ना तो उसके कुछ इफेक्ट्स अपने बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे अपना फीवर हो गया, ठीक है, और स्वेलिंग हो गया, वो सब अपना उससे रिलेटेड होता है। वो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉमन इफेक्ट्स बोलते हैं। स्पेसिफिक इफेक्ट्स डिजीजेस के साथ साथ में इन एडिशन टू दिस देर आर कॉमन इफेक्ट्स टू, कॉमन इफेक्ट्स भी होता है। तो मोस्ट ऑफ द कॉमन इफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट द बॉडीज इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। यानी इन्फेक्शन हुआ है तो उसके ऑपोजिट में बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, अब होशियार हो गया अपना आर्मी, अब लड़ने को तैयार हो चुका है, ठीक है, उसके कारण कॉमन इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं हर एक डिसीज के अंदर। An active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill off disease causing microbe. Recruits का मतलब क्या होता है, जैसे किसी कंपनी में ना काम करने लोगों की कमी हो गई तो ना बाहर से लिया जाता है ना, रिक्रूट कराया जाता है, ठीक है ना, उनके अंदर उनको ज्वाइन करवाया जाता है, ठीक है। तो वैसे तो जब अपने बॉडी के अंदर कोई बाहर से माइक्रोब आता है, जैसे इनको पता पड़ जाता है कि बाहर से एक माइक्रोब आया है उसको मार गिराना है, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम के सेल्स, यूं नहीं है इम्यून सिस्टम लिवर के सेल्स इन सबको बुला रहा है, वो सब नहीं जाता है, ठीक है, उनका फंक्शन ये नहीं, इम्यून सिस्टम के सेल्स का ही फंक्शन है, आर्मी का काम करने का फंक्शन है। तो ये इम्यून सिस्टम सारे सेल्स, इसके पास में जितने सेल्स हैं उन सब सेल्स को रिक्रूट करता है, चलो उधर जाओ तुम, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है, जहाँ पे इन्फ्लामेशन, सॉरी वो वर्ड नहीं है, जहाँ पे अपना माइक्रोब है प्रेजेंट है अपने बॉडी के अंदर, वहाँ पे चलो, यूं करके ये सबको भेजता है इम्यून सिस्टम, सारे सेल्स को, ये रहा, इट रिक्रूट्स द सेल्स, रिक्रूट्स मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स को वहाँ भेजता है कि जहाँ पे अपना माइक्रोब है वहाँ पे जाओ और उसे लड़ो और उसको हरा के आओ, ठीक है, ऐसा बोलता है। टू द अफेक्टेड टिश्यू टू किल ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। यानी कि अपने बॉडी के अंदर कहीं पे भी एक माइक्रोब आया, बाहर से माइक्रोब आया, उसको मार के गिराने के लिए अपना इम्यून सिस्टम बहुत सारे इम्यून सेल्स को रिक्रूट करता है, यानी कि उस जगह में जाने के लिए भेजता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इन्फ्लामेशन बोला जाता है, ठीक है। क्या करने के लिए, उधर जाके उसके साथ बात करके बातचीत नहीं करनी है, उसको मार गिराना है, टू किल ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब, ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को मारना है। सो अपन को कुछ कॉमन इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्वेलिंग, पेन, फीवर एक्सेट्रा। जैसे आपने अगर कभी वैक्सीन लिया होगा तो हमेशा अपन को क्या होता है, फीवर होता है। आपने सोचा क्यों होता है, बिकॉज अपना इम्यून सिस्टम रेडी हो जाता है, मतलब एक्टिवेट हो जाता है कि बाहर से कोई माइक्रोब आए, बिकॉज उसके अंदर अधमरा वायरस आता है या फिर ऐसा वायरस आता है जो सही से फंक्शन नहीं कर पाता। वैक्सीन के अंदर ऐसा होता है, वो आप नेक्स्ट लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, वैक्सीन के बारे में। तो उसके अंदर एक माइक्रोब आता है, उस माइक्रोब से लड़ने के लिए अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, लड़ने लग जाता है, जिसके कारण अपन को फीवर आती है। लड़ाई के कारण क्या हो रही है, फीवर आ रही है अपन को। कुछ कॉमन इफेक्ट जैसे स्वेलिंग, पेन, फीवर एक्सेट्रा।
आई होप आपको समझ आया, ठीक है। बस 2 पॉइंट है और वीडियो खत्म हो जाएगा, मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। इन सम केसेस कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर टिश्यू स्पेसिफिक इन्फेक्शन लीड्स टू कॉमन इफेक्ट्स। इसको आपको समझना पड़ेगा। टिश्यू स्पेसिफिक इन्फेक्शन का मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया पहले, HIV वायरस, और भी दूसरे एग्जांपल हैं। यहाँ पर अपन किसकी एग्जांपल की बात कर रहे हैं, HIV वायरस की बात कर रहे हैं। तो ये टिश्यू इन्फेक्शन लीड्स टू कॉमन इफेक्ट्स। जैसे आपने नॉर्मली जनरल आप कॉमन इफेक्ट्स या कॉमन डिजीज आप कह सकते हैं। जैसे नॉर्मल अपन को क्या आता है, कॉमन कोल्ड आता है या कुछ भी होता है, स्टमक के अंदर कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो वो सही हो जाता है 1-2 दिन के अंदर, या फिर कॉमन कोल्ड की बात करते हैं तो 1 वीक के अंदर अंदर सही हो जाता है, तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर ये जो टिश्यू स्पेसिफिक इन्फेक्शन है कुछ केस के अंदर, जैसे मैं HIV की बात आगे आपको एग्जाम्पल में बताऊंगी, ये उन कॉमन इफेक्ट्स या कॉमन डिजीजेस को अंदर आने का रास्ता खोलते हैं, अंदर आने का, इट लीड्स टू कॉमन इफेक्ट्स, यानी कि वो अंदर आने के लिए रास्ता खोलते हैं, ठीक है। कैसे अपन समझते हैं, इन HIV इन्फेक्शन, ठीक है, HIV इन्फेक्शन के अंदर वायरस जो होता है वो किसको जाके डैमेज पहुंचाता है, इम्यून सिस्टम के सेल्स को जाके, उनके टिश्यू को जाके पूरी तरह से डैमेज पहुंचा देता है। जिस इंसान को HIV वायरस आ जाता है, जिस इंसान को एड्स बीमारी हो जाती है, उसका इम्यून सिस्टम तो मर गया कंप्लीटली, उसका इम्यून सिस्टम मर गया, खत्म, थोड़ा सा भी नहीं है। तो उसको नॉर्मल सा जो कॉमन कोल्ड भी अगर होता है ना, तो उससे भी उसका इम्यून सिस्टम लड़ नहीं पाता। अपना कैसा नॉर्मल बॉडी जो होती है वो इजीली कॉमन कोल्ड को मतलब लड़ लेती है, वो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर HIV वायरस वाला इंसान को अगर कॉमन कोल्ड हो जाए ना, तो उसी में उसकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है मालूम है, वो निमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। निमोनिया कब होता है, कभी कभार जो वायरस, जो कॉमन कोल्ड का जो वायरस होता है वो निमोनिया करने का भी कैपेबल होता है, ठीक है। निमोनिया कहाँ होता है, लंग्स के अंदर होता है, दोनों में डिफरेंस है। कॉमन कोल्ड जो होता है वो अपने लंग्स जाने के नली जो है, हवा जाने की जो नली है वहाँ पे इन्फेक्शन करता है, जबकि निमोनिया जो होता है वो लंग्स के अंदर जाके इन्फेक्शन करता है, वो लंग्स को डैमेज पहुंचा जाता है, जिससे अपन की सांस लेने में भी वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है एंड डेथ हो जाती है। सांस अगर अपने 5 मिनट भी नहीं आया तो गया इंसान, ठीक है ना। तो वैसे वो निमोनिया पूरा लंग्स को इन्फेक्ट कर देता है, जिससे ब्रीदिंग ही नहीं हो पाती है एंड इंसान मर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको समझाया है कि HIV वायरस जो होता है वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को पूरा तरह से डैमेज कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उस डिजीज़ का जो इफ़ेक्ट्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो इम्यून सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा, उसके कारण अपन को इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहा है। वो क्या है, कॉमन इफ़ेक्ट्स है। कैसे, जैसे Thus, effects of HIV/AIDS are because the body can no longer fight off the many minor infection that we face every day. Every day अपन जो छोटे छोटे से इन्फेक्शन से फेस करते हैं, उसके लिए भी HIV/AIDS वाला पर्सन नहीं कर पाता है एंड उसी से उसका डेथ हो जाता है। लाइक कॉमन कोल्ड विल बिकम निमोनिया, माइनर गट इन्फेक्शन यानी पेट का या फिर कहीं का भी कोई स्मॉल इंटेस्टाइन, कहीं का भी नॉर्मल जो इन्फेक्शन होता है जो इजीली सही हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस डायरिया यानी कि लूज मोशन विथ ब्लड लॉस, यानी अपने स्टूल्स के अंदर बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है वैसा। और सही भी नहीं होता है ये, बिकॉज अपना इम्यून सिस्टम जब तक अपन को सपोर्ट नहीं करता तब तक जो बीमारी होती है वो सही नहीं हो पाती है, ठीक है। समझ आया ना आपको कि HIV/AIDS क्या काम करता है। HIV वायरस सबसे पहले इम्यून सिस्टम को डैमेज पहुंचा देता है, उसको पूरा विनाश कर देता है। अब इम्यून सिस्टम जब अपना ख़राब हो जाता है तो कोई सा भी अपन को बाहर से जो डिजीज़ आती है उसको अपन लड़ नहीं पाते, वो इतनी सी डिजीज़ क्यों ना हो, जैसे कॉमन कोल्ड क्यों ना हो, उससे भी लड़ नहीं पाता है अपना इम्यून सिस्टम, क्योंकि इम्यून सिस्टम खत्म, इम्यून सिस्टम है ही नहीं। आप यूँ सोचो, आर्मी नहीं है तो वो लड़ ही नहीं पाता है। एंड छोटा सा माइक्रोब भी अगर जो आता है, जो बहुत कम इफेक्ट जो पहुँचाता है, वो भी पूरे बॉडी के अंदर फैल के फिनिश कर देता है इंसान को, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो होता है, अब नॉर्मली अपना इम्यूनिटी उसको फाइट ऑफ करके भगा देता है, लेकिन जब एक इंसान के अंदर इम्यूनिटी नहीं है तो वो लंग्स के अंदर जाके उसको इन्फेक्शन पहुंचा के पूरा लंग्स को भी खराब कर देता है एंड इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। वैसे ये जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके साथ में ये वाला टॉपिक फिनिश है आपका। नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन बॉडी अगर स्मॉल है, बॉडी के अंदर नंबर ऑफ माइक्रोब स्मॉल है, जैसे कॉमन कोल्ड का ले लेते हैं, कॉमन कोल्ड का जो नंबर ऑफ वायरस है वो कम है अपने बॉडी के अंदर, तो डिजीज मैनिफेस्टेशन यानी सिम्टम्स, डिजीज का सिम्टम्स भी कम होगा, आपको ज़्यादा का या फिर माइनर या फिर न के बराबर, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि मेरे को कुछ हुआ है, कुछ चेंज है, मेरे अंदर कोई डिजीज है, कोई माइक्रोब एंटर किया, वो भी आपको पता नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ माइक्रोब जब स्मॉल होता है तो डिजीज का जो मैनिफेस्टेशन है, डिजीज का जो सिम्टम्स होता है वो भी स्मॉल होता है, ठीक है। जब नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज लार्ज, जब नंबर ऑफ माइक्रोब्स ज़्यादा होता है तब डिजीज का जो सिम्टम्स होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग यानी मतलब अपनी लाइफ भी आने की जाने ऐसा, मतलब रूम की चली जाऊँ ऐसा, उस कंडीशन तक पहुंच जाती है जब नंबर ऑफ माइक्रोब्स ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे ट्यूबरक्लोसिस ले लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस का जो माइक्रोब होता है अगर वो कम प्रेजेंट है
तो अपन को डिजीज़ का सिम्टम्स कम दिखता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा होता है, ट्यूबरकुलोसिस से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है ना, उससे लंग्स पूरा डैमेज हो गया, इतना ज़्यादा कि डैमेज हो गया, हाथ से ऊपर चला गया, मतलब हाथ से बाहर चला गया, अब उसको बचा नहीं सकते। इतना ज़्यादा अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स ज़्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, जान को भी खतरा हो जाता है। ठीक है, द इम्यून सिस्टम इज द मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब प्रेजेंट इन द बॉडी। ये आप नेक्स्ट लास्ट वाला जो वीडियो इम्यूनाइजेशन उसके अंदर पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ। क्या होता है कि कैसे पहचानते मालूम है, अपने अंदर जैसे मान लो 5 माइक्रोब आया है, ठीक है, 5 ट्यूबरकुलोसिस का माइक्रोब एंटर किया है, तो अपना आर्मी जो है, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स है वही आर्मी है, वो कितने होंगे, 5 होंगे या फिर उससे ज़्यादा 10 होंगे, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि इम्यून सिस्टम के सेल्स भी तगड़े लोग ही है, इनको इतना सारा चाहिए थोड़े से माने, ऐसा नहीं, ये भी अच्छे लोग हैं, मतलब बहुत स्ट्रांग लोग हैं। ठीक है, तो फिर अपन कैसे, अपन माइक्रोब को बैठ के नहीं गिनते, अपन इम्यून सिस्टम के सेल्स को बैठ के गिनते कि कितने आर्मी के लिए तैयार बैठे हैं। अगर वो 5 बैठे तो ऑब्वियसली बात है 5 माइक्रोब अंदर आए, अगर 10 माइक्रोब है तो 10 माइक्रोब अंदर एंटर किया है। समझ गए आप? तो इम्यून सिस्टम से ही अपन पहचानते हैं। इम्यून सिस्टम इज द मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ माइक्रोब। कितने नंबर ऑफ माइक्रोब्स अपने बॉडी के अंदर आए हैं उसको किससे डिटरमाइन किया जाता है? इम्यून सिस्टम से। ठीक है, कितनी आर्मी अपने ऑपोजिट साइड में खड़ी है उससे पहचान लेते हैं कि ऑपोजिट साइड में लड़ने वाला कितना आया है ना, उससे पहचान लिया जाता है। जैसे आर्मी अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ऑब्वियसली बात है अपने बॉडी के अंदर माइक्रोब जो है वो नंबर भी बहुत लार्ज नंबर है। ठीक है, सिंपल था ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, क्या पॉइंट है? प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको इस चैप्टर, इस वीडियो के अंदर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।